चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज साइंस पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था उसके बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से आगे हम फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, पदार्थ की परिभाषा देख ली थी हमने। पदार्थ की परिभाषा की पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। कि ऐसा कोई भी चीज़ जो स्थान फेंकता हो, इसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है, ठीक। और दूसरी बात हमने देखी थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कुछ उदाहरण पदार्थ के हमने देखे थे, कोई भी चीज जो स्थान छेदता हो और जिसमें द्रव्यमान हो वो सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। हमने पदार्थ को पहचानने के लिए कहा था, कुछ चीजों के नाम दिए थे हमने, जैसे कि हवा, पानी, हाथी, मोबाइल फोन, ईंट, प्रेम, किताब, सुगंध। तो इसमें आपने देखा था कि हवा, पानी, हाथी, मोबाइल फोन, ईंट, ऐसी ये सब चीजें कैसे हैं, क्या हैं, पदार्थ हैं। लेकिन जैसे प्रेम, गुस्सा, तो ये सब क्या है कि ये कोई चीज नहीं है जो स्थान छेके या फिर जिसमें द्रव्यमान हो, तो ये दोनों ऐसी चीजें पदार्थ नहीं होती हैं। जैसे सुगंध, ये कोई पदार्थ नहीं है। फिर हमने ये सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखी थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उन कणों के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक महत्वपूर्ण चीज देखी थी, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उन कणों के बारे में हमने पढ़ा था कि उन कणों के कुछ गुण धर्म क्या है, कि वो, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पहली बात। इसको कुछ क्रियाकलाप से हमने समझा था। दूसरी बात, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरी बात, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कणों के बीच जगह होता है, छोटे रिक्त स्थान होता है, इसको हमने एक क्रियाकलाप समझा था। ग्लास में पानी भर दिया, इसमें हमने नमक या चीनी कुछ मिला दिया, तो हम घुल जाने के बाद भी हम देखते हैं पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि हमने कुछ अलग से चीजें इसमें मिलाई, तो पानी का स्तर तो ऊपर उठना चाहिए। लेकिन तो फिर ये नमक कहाँ गया, ये नमक के कण कहाँ गए, ये नमक के कण जो पानी के कणों के बीच में छोटे छोटे जगह होते हैं उन जगहों पर जाकर बैठ गए, तो इसलिए पानी का स्तर ऊंचा नहीं उठा। इसका मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कण में रिक्त स्थान होता है, तो वो किसमें कितना होता है, तो आप ये भी जानते हो कि पदार्थ तीन, मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है पदार्थ की, ठोस, तरल या द्रव, या और गैस। और दो और अवस्था हमने बताया था, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन। तो वो दोनों हमने आपको कहा था कि अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे की क्लास में पढ़ोगे। तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं उसको, और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो गतिशील होते हैं के बारे में कैसे पढ़ा था, समझा था, एक क्रियाकलाप से समझा था कि मान लो एक ग्लास है, इसमें स्याही भर दी हमने, एक गिलास में पानी भर दिया, और बिल्कुल स्थिर स्थिर हो जाने के बाद, जब पानी बिल्कुल स्थिर हो जाए उसके बाद हमने इसमें स्याही के 3-4 बूंद डाल दिया। तब स्याही की बूंद हमने डाला तो ये तो ऊपर में आया, स्याही की बूंद कहाँ आई, सबसे ऊपर में आएगी, ठीक है। तो स्याही की बूंद कहाँ आई, सबसे पहले यहाँ पे स्याही की बूंदें पानी के ऊपर में आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो कि स्याही पूरे ग्लास के रंग को, मान लो अगर नीली कलर की है तो पूरा नीला कर देगा। तो ये स्याही जब हमने यहाँ डाला तो वो नीचे कैसे पहुंचा, क्योंकि इस स्याही के कण गतिशील हैं और पानी के कण भी गतिशील हैं, तो घूमते रहते हैं, घूमते घूमते पूरी ग्लास में फैल गए। इस तरह से हमने देखा कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा हमने देखा था कि इनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसको भी हमने क्रियाकलाप से समझा था कि नल का पानी खोल दिया, बीच में अगर आप उंगली रख दो यहाँ पे तो पानी पहले दो दो तरफ से बट जाएगा, लेकिन थोड़ा और नीचे गिरने के बाद फिर से वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक। ये आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ये भी हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। उसके बाद कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, ठोस, द्रव और गैस पढ़ना है, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने एक, अभी तक जितनी चीजें पढ़ी उसका एक हमने एक जगह पर सबको लिखकर और समझने की कोशिश की थी कि इन तीनों में, इन तीनों जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इन तीनों में क्या क्या समानताएं और अंतर हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, इसकी विमाएं निश्चित होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है,
ये आपने देखा था, जैसे मान लो कि ईंट, कोई भी ठोस पदार्थ ले लो, कि ईंट उठा लो, उसकी अगर मान लो 5 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा है तो उतना ही रहेगा। कठोर होता है, असंपीड्य होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए मेज और ईंट ईंट। उसी तरह से द्रव में हमने देखा था, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित आकार का नहीं होता है। इसको मान लो हमने किसी भी जिस बर्तन में रख देते हैं द्रव को, उसी का आकार का द्रव, जैसे पानी द्रव है, उसको आप ग्लास में रख दो तो ग्लास के आकार का हो गया, बाल्टी में रख दो तो बाल्टी के आकार का हो गया, किसी और डब्बे में भर दो तो उस डब्बे के आकार का हो जाता है। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अनिश्चित आकार होता है। बीमाएं अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, जहाँ पे रख दोगे उसकी बीमा के, बीमा मतलब होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा, तो जिस भी बर्तन में रख दोगे उसका आकार ले लेता है, उसकी बीमाएं ले लेता है। इसमें बहाव होता है। और ठोस क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन द्रव क्या होता है, कठोर नहीं होता है। ये कहीं पर रख दोगे तो वहीं रखा नहीं रहता, बह जाएगा। कम संपीड्य होता है इसका, लेकिन आयतन इसका भी निश्चित ही होता है। उदाहरण के लिए पानी और दूध। वैसे ही गैस का देखा था, गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, विमाएं अनिश्चित होती हैं, इसमें बहाव होता है, अधिक संपीड्य होता है, अनिश्चित आयतन होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और मीथेन। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। कैसे होता है, तो एक तो तापमान में बदलाव करके आप पदार्थ की अवस्थाओं को बदल, दो तरीके से कर सकते हो। पहला तापमान में बदलाव करके और दूसरा दाब में बदलाव करके। तो तापमान में बदलाव करके कैसे करते हैं उसका भी हमने पढ़ लिया था, कि जैसे मान लो पानी का एक उदाहरण लेते हैं। पानी का ठोस रूप क्या, पानी एक ऐसा चीज है जो हमको, हमें आसानी से तीनों रूपों में मिल जाता है। जैसे कि पानी का ठोस रूप बर्फ, पानी द्रव रूप है, और वाष्प बना दिया उसको गर्म करके तो वो गैस हो गया। तो मान लो अगर हमारे पास ठोस है, ये बर्फ है, इसको हम अगर थोड़ा गर्म करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं प्लस का, ये हमने पढ़ा लिया था। अब आपको रिकैप, थोड़ा सा रिविजन बता रहा हूं। उसको जब तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव हो जाता है, द्रव से और तापमान बढ़ाएंगे, पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है। इसी तरह से अगर इसका उल्टा कर सकते हैं, गैस है उसको ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, पानी हो जाएगा। और अगर द्रव को और ठंडा करेंगे, जैसे फ्रिज में डाल दिया, तो वो ठोस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ये तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव कर सकते हैं। ये पानी है का हमने उदाहरण बताया, इसको आप अन्य पदार्थों में, अन्य चीज़ों में भी कर सकते हैं। जैसे लोहा है, वो भी गर्म करने पर पिघलकर पानी के रूप का हो जाता है, द्रव हो जाता है, लेकिन उसका पिघलने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन उसको भी किया जा सकता है। उसी तरह से दाब में बदलाव करके, ठोस ठोस है, ठोस को अगर आप दाब घटा दोगे तो द्रव हो जाएगा, और दाब घटाओगे तो गैस हो जाएगा, गैस का दाब बढ़ाओगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव का दाब बढ़ाओगे तो ठोस बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था। और इसका उदाहरण भी देखा था, जैसे कि ये लाइटर में जो गैस भरा होता है वो आपको देखने में लगेगा क्या, द्रव की तरह दिखेगा, तरल दिखेगा। लेकिन अगर इसको लाइटर को जलाओ और फूक मारकर इसको बुझा दो तो गैस तो इससे निकलता रहेगा, वो आपको द्रव नहीं दिखेगा, वो गैस के रूप में निकलता है। क्यों, क्योंकि बाहर का दाब दाब कम है और इसके अंदर दाब बढ़ाकर हमने उसको द्रव रूप में अंदर भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको दबाओगे और गैस निकलने लगेगा तो वो द्रव के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, वो किसके रूप में निकलता है, गैस के रूप में। जैसे आपका घर में जो खाना बनाने का सिलेंडर होता है उसमें भी गैस जो भरा होता है वो द्रव रूप में भरा होता है, दाब दाब बढ़ाकर उसको तरल रूप में इसमें भरा रहता है। लेकिन जैसे आप सिलेंडर को खोलोगे तो गैस जो निकलता है उसमें से तरल तो नहीं निकलता है, गैस निकलता है ना, गैस के रूप में निकलता है। तो वही अंदर में उसको दाब बढ़ाकर तरल के रूप में भरा जाता है। तो इस तरह से हमने ये भी पढ़ लिया था। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था, गलनांक बिंदु देखा था। वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ अपने ठोस रूप से द्रव रूप में पिघलने लगता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। पानी का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक आते ही पानी बर्फ से पानी बनने लगता है। ठीक है, 0 से ज्यादा होगा तब भी बनेगा, लेकिन 0 पर अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसका गलनांक क्या है, मतलब गलना शुरू कर देता है। गलनांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा पर भी गलेगा, लेकिन शुरू कहाँ पर करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गलनांक बिंदु क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद संगलन की सुप्त प्रसुप्त उष्मा भी पढ़ा था हमने, कि वायुमंडलीय दाब पर किसी भी पदार्थ का 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम मान लो बर्फ ले लिया और उसको पिघलना स्टार्ट किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया, तो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पिघलते पिघलते जब पूरा पिघल जाए, और इसको पूरा पिघलने के लिए वो जितनी ऊष्मा लेता है उसको कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, उसको हम फिर से अलग से एक वीडियो बनाकर अच्छे से, मतलब अभी भी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं लेकिन और भी डिटेल में
अगर नहीं समझ में आए तो एक और वीडियो बनाकर हम उसके बारे में और बात कर लेंगे, ठीक है। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं, ये हमने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से समझाया था, और वो वीडियो अभी भी उपलब्ध होगा चैनल में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। उसी तरह क्वथनांक के बारे में पढ़ लिया था। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे पानी को हमने नीचे से गर्म किया, और जैसे ही इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा ये वाष्प बनने लगेगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए क्या हुआ? क्वथनांक हुआ। वह तापमान जिस पर कोई भी तरल अपनी गैसीय अवस्था में जाने लगता है उसको कहते हैं क्वथनांक। वाष्पीकरण की सुप्त ऊष्मा वही 1 किलोग्राम कोई भी द्रव को उसकी 1 किलोग्राम मात्रा को वायुमंडलीय दाब पर पूरी तरह से वाष्प बन जाने में जितनी ऊष्मा लगती है उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो, तापमान परिवर्तन, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तापमान परिवर्तन करने से वो, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अवस्था में परिवर्तन, पहले गैस है तो द्रव बनेगा, द्रव से ठोस बनेगा, द्रव है तो उससे ठोस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस, या फिर ठोस है तो उससे द्रव बनेगा तब गैस बनेगा गर्म करने से या फिर दाब बढ़ाने से। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस हैं और ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएंगे, समझे। जैसे मान लो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पहले ठोस है और गर्म करने से वो डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वतापन। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वतापन कहते हैं। पदार्थ की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ, जैसे पानी का हमने क्या किया था कि बर्फ है, वो गर्म करेंगे तो पहले पानी बन जाएगा, द्रव हो जाएगा, और द्रव से फिर से तब गैस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पहले ठोस हैं और ठोस से गर्म करने से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं बिना द्रव में परिवर्तित हुए, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वतापन। ऊर्ध्वतापन क्या हुआ कि ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाना की प्रक्रिया को ऊर्ध्वतापन कहते हैं। तो उसको उदाहरण, इसको परिभाषा में कैसे लिखोगे? पदार्थ के द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वतापन कहते हैं, ठीक है। और इसका निक्षेपण, निक्षेपण क्या होता है? गैस, इसी का उल्टा, ऊर्ध्वतापन का उल्टा क्या होता है? निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस बन गया तो निक्षेपण, और ठोस से गैस बन गया तो ऊर्ध्वतापन। और ये होता कैसे है? तो उसके लिए हम एक क्रियाकलाप देख लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आपका अमोनियम क्लोराइड है, जो कपूर आप घर में पूजा पाठ में जलाते हो, वह भी ऐसा है। जैसे कपूर, आप कपूर की गोलियां ले लो और रख दो घर में। अगर उसको क्या करते हैं ना, हम कागज वागज में लपेट कर रखते हैं। अगर खोलकर ऐसे कपूर को खुले खुले में कपूर को की गोली रख दो, आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो खत्म हो गया, कहाँ चला गया? वो गायब हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, नहीं दिखेगा। तो कहाँ चला जाता है वो? तापमान, जो वातावरण में जो आपकी गर्मी है उसको लेकर के वो सीधे गैस बन जाता है कपूर, सीधा वो तरल में बदले बिना ही डायरेक्ट हवा में, गैस में बदल जाता है। तो कपूर भी होता है ऐसे ही। नेफ्थलीन की गोलियां, वो कुछ गोलियां होती हैं जो कपड़े वपड़े को अगर देर तक आपको संरक्षित करके रखना है, जैसे, तो उसमें नेफ्थलीन की गोलियां लगाई रखी जाती हैं, ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे, उसमें कीड़े वेड़े ना लगे। तो वो भी एक पदार्थ है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि ठोस से सीधा गैस बन जाता है। मान लो ये हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया, इसको पलट कर रख दिया एक प्लेट में। मान लो अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया और उसको यहाँ पर रख दिया, उसको उसके ऊपर से बीकर को उलट कर रख दिया, और बीकर के इस वाली नली को हमने रुई से बंद कर दिया, ठीक है। और इसको नीचे से हमने गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करने के बाद क्या करोगे? देखोगे कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगेगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट गैस बन जाता है। और बाद में क्या करो कि इसको धीरे धीरे ठंडा करो, बंद करने लगो। तो क्या होगा कि वो जो गैस बन के इसमें भरा हुआ था, वो अमोनियम क्लोराइड का गैस इस बीकर की दीवारों पर फिर से ठोस रूप में यहाँ पे चिपकने लगता है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप से हम क्या देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो गर्म करने से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और ठंडा होने से डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। तो इसका ऊर्ध्वतापन और निक्षेपण होता है। ऊर्ध्वतापन ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वतापन, और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बीच में वो तरल में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में चला जाता है, तो उसको ऊर्ध्वतापन कहते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ है, उसको अगर आप गर्म करते हो तो पहले वो तरल बनेगा, उसके बाद वाष्प बनेगा, तो इसको ऊर्ध्वतापन नहीं कहेंगे।
लेकिन कोई अमोनियम क्लोराइड है, ये ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गर्म करोगे गैस बन जाएगा बिना तरल में बदले, तो उसको ऊर्ध्वतापन कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड के गैस को सीधे ठंडा करोगे तो ठोस बन जाएगा, तो इसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आप कपूर को लेकर के अपने घर में आप क्रियाकलाप करके रख सकते हो। 2-3 कपूर की गोली लो और उसको घर में मेज पर कहीं पर टेबल पर रख दो, सुबह में रख दो और 2-3 घंटे बाद आकर देखना वो नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा, गैस बन जाता है वो। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब इसको जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक जगह पर, इन सभी प्रक्रियाओं को एक जगह पर देखते हैं ताकि हमें याद हो जाए। अब देखो, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ से शुरू करते हैं, ठोस है, ठीक, कोई ठोस है। अब ठोस के यहाँ से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संगलन। और अगर ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, और गैस से फिर से ठोस बदलने की प्रक्रिया अभी हमने पढ़ा कि जो गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाता है उसको निक्षेपण, और ठोस से डायरेक्ट गैस बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वतापन, द्रव से गैस में बदलना हुआ तो उसको जमना, ठोस से द्रव बन रहा है तो गलना संगलन, द्रव से ठोस बन रहा है तो जमना, मतलब जम जाता है ना, जैसे पानी को फ्रिज में रख दो तो जम जाएगा, उसको जमना। ठीक, अब द्रव से गैस बन रहा है तो वाष्पीकरण आप जानते हो। अगर कोई चीज गैस से द्रव बन रहा है तो उसको बोलते हैं संघनन। तो ये सभी टर्म है, ये सभी नाम है, प्रक्रिया का नाम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये इसको किसको, किस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, किसको संघनन कहते हैं, वो याद रखना है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत आसान है। ठोस से द्रव बन रहा है तो गलना मतलब संगलन, द्रव से ठोस बन रहा है जमना जमना, द्रव से गैस बन रहा है वाष्पीकरण, ये भी आप जानते हो। गैस से द्रव बन रहा है तो संघनन, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए, इसको ध्यान। ठीक, अब उसी तरह से ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निक्षेपण और वाष्पीकरण परीक्षा में कभी कभी पूछ भी लिए जा सकते हैं। ठोस से गैस बनने को ऊर्ध्वतापन और गैस से द्रव बनने को निक्षेपण। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये था आपका चैप्टर 1। अब देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो वाष्पीकरण क्या है? यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ क्वथनांक तापमान प्राप्त करके वाष्प में बदलने लगते हैं। ठीक है, और यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है का मतलब, जैसे मान लो कि ये ग्लास है, ठीक, इस ग्लास में हमने यहाँ तक पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है, गर्म करना शुरू किया किसी बर्नर की सहायता से। ठीक, तो ये क्या होगा कि ये पानी गर्म होता जाए, उष्मा लेगा और बढ़ता जाए, गर्म होता जाएगा, इसका तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण सतह पर होने वाली प्रक्रिया है का मतलब क्या कि वाष्प बनना कहाँ शुरू होगा? यहाँ से वाष्प बनना शुरू होगा। पानी का जो ऊपरी सतह है आप देखोगे यहाँ से वाष्प उठना शुरू होगा। ठीक है, तो ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया, इसकी जो बाहरी सतह है यहाँ से ये वाष्प बनना शुरू, ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्म होकर यहाँ से वाष्प बन के निकल जाएगा डायरेक्ट, ऐसा। ये गर्म होगा, इसकी गर्मी से इसके आगे वाले कण गर्म होंगे, इसकी गर्मी से आगे वाले कण गर्म, ऐसे गर्म होते 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 यहाँ तक पहुंचेगी उसकी गर्मी जो यहाँ से हमने गर्म करना शुरू किया था, और ये सतह पर वाष्प बनना शुरू होगा। इसीलिए कहा गया है कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। द्रव के पदार्थों में सतह के कण जो है क्वथनांक का तापमान प्राप्त करके, क्वथनांक से नीचे नहीं, क्वथनांक से ऊपर का कोई भी तापमान, मतलब क्वथनांक तक जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद वह वाष्प में बदलने लगता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प प्राप्त करके, तापमान प्राप्त करके वाष्प में बदलने लगते हैं, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो सतह का क्षेत्रफल। अब समझो, मान लो कि आप पानी ले लो, ठीक, पानी ले लो और एक पानी को आप यहाँ पर एक गिलास में भर दो, एक मान लो आधा लीटर पानी ले लिया या 250, एक पाव पानी ले लिया 250 ml और एक गिलास में भर दिया, ठीक, और उतनी ही मात्रा पानी की आप एक प्लेट में रख दो, ठीक। अब देखो, छोड़ दो, अब 3 घंटे बाद आकर देखो,
इसमें, और दोनों में पानी की मात्रा को आप देखो कि इसमें कितना पानी बचा है और इसमें कितना पानी बचा है, और जो पानी इसमें से कम हुआ होगा वो कहाँ गया होगा, वाष्प बन गया होगा। ठीक, और इसको तो हमने अलग से गर्म नहीं किया, तो वाष्प कैसे बना, तो यह अपने वातावरण से भी अन्य भी कुछ कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, वातावरण की गर्मी को अवशोषित करके वो स्वतः वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक है, जैसे आपके कपड़े सूखते हैं, भीगे हुए कपड़े हैं, बाहर आप रख दो या फिर हवा में रख दिया तो वो कपड़े सूख जाते हैं, उसमें पानी था, वो पानी कहाँ गया, भीगा हुआ था मतलब उसमें पानी था, कहाँ गया, वो वाष्प बन जाता है। तो वातावरण के आसपास की गर्मी लेकर के वो वाष्प बनता है। तो आप क्या देखोगे कि इसमें जो पानी की मात्रा बची है और इसमें जो पानी की मात्रा बची है, तो इसमें कम पानी बचा होगा और इसमें प्लेट में जो है पानी कम बचा होगा और ग्लास में पानी अधिक बचा होगा। इसका मतलब ग्लास में वाष्पीकरण कम हुआ और प्लेट में वाष्पीकरण अधिक हुआ। तो सतह का क्षेत्रफल क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। सतह का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, और सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, उसी तरह से तापमान, जहाँ तापमान मान लो कि कहीं पे आप थोड़ा सा गर्म वाले जगह पे वाष्पीकरण ज़्यादा अधिक होता है और ठंडे में वाष्पीकरण कम होता है। आर्द्रता, आर्द्रता करती है, अगर आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण अधिक होगा। इसी तरह वायु की गति, अब कोई कपड़ा है, उसको भीगा हुआ कपड़ा है, इसको एक एक कपड़े को आप पंखे में रख दो, पंखा चलाकर उसको पंखा के सामने रख दो, और एक कपड़े को ऐसे सामान्य रूप से जहाँ पे हवा नहीं चले वहाँ रख दो। पंखे के सामने वाला कपड़ा जल्दी सूखता है, क्यों सूखता है, क्योंकि वायु की गति वहाँ पे पंखा चलने की वजह से अधिक है और वो वाष्पीकरण को की गति को बढ़ा देता है। तो इसलिए हवा में रखा हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाता है और बिना हवा में रखा हुआ कपड़ा देरी से सूखता है, क्योंकि हवा के उपस्थिति में वायु की गति अगर अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक तेजी से होता है। ये आपने समझ लिया, सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और वायु की गति अगर जिस जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे वाष्पीकरण तेजी से होगा, वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण तेजी से नहीं होगा। हमने पढ़ लिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता, ये भी आपको एक चीज और जानने की जरूरत है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें द्रव के कण होते हैं, द्रव से गैस बनने को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जैसे हमने पानी रखा था ग्लास में और वो मैंने 2-3 घंटे बाद अगर आप आकर देखते हो तो पानी कुछ इसमें, मान लो अगर 250 ml रखा था या 1 लीटर पानी रखा था तो वो पानी 1 लीटर नहीं होगा, उससे थोड़ा कम हो गया होगा, यानी कि उसके कुछ भाग वाष्प बनकर उड़ गए। तो वाष्प कैसे बने, तो वो अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसी ऊर्जा की सहायता से वाष्प बनते रहते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया ये होती है। ठीक, तो वातावरण में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि आसपास के वातावरण से इन्होंने क्या किया कि ऊर्जा को अवशोषित किया और उस ऊर्जा का उपयोग से वो वाष्प बनने लगे द्रव। तो आसपास के वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण क्या होता है, शीतल हो जाता है, क्योंकि अगर जहाँ पे हीट कम हो जाएगा तो क्या होगा, आसपास का वातावरण ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। जैसे आप मान लो एक तवा ले लो, तवा हमने गर्म कर लिया और गर्म तवे पर आप पानी रख दो। पानी रखने से क्या होगा, ये पानी वाष्प बन के उड़े, क्योंकि तवा गर्म था, वाष्प पानी तो वाष्प बन के उड़ेगा और तवा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो तवा जो गर्म था, इसमें जो हीट थी, ऊष्मा थी, वो कहाँ गई, तो वह ऊष्मा उस ऊष्मा को पानी ने अवशोषित कर लिया और उस ऊष्मा के उपयोग से यह वाष्प बनने लगा और तवा में जो ऊष्मा थी वो कम हो गई और ये ठंडा हो जाता है। तो यह एक उदाहरण है, के लिए समझ सकते हो कि कोई तवा ले लो, उसको गर्म कर लो, तो ये गर्म हो गया। अब इस पे पानी रखने से क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्यों होता है, इसमें जो गर्मी थी वो कहाँ गई, उस गर्मी को पानी ने अवशोषित किया और उस गर्मी की सहायता से पानी वाष्प बनने लगा और ये तवा ठंडी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाष्पीकरण के दौरान अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है, तब वाष्प बनता है। और वह चीज जहाँ आसपास से, जहाँ से उसने ऊष्मा अवशोषित कर लिया, तो वह चीज ठंडी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपका तवा ठंडा हो गया। तो यह था आपका चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो होंगे उसके बारे में भी हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे उसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो विज्ञान का आपका पार्ट 1 खत्म हो गया है, इसको आप किताब को पढ़ोगे
अपनी किताब को, एनसीईआरटी किताब को, और नहीं समझ में आएगा तो डाउट हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछोगे। दोनों ही 2 वीडियो हैं, तो चैप्टर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 वाले में भी पूछ सकते हो, पार्ट 2 वाले में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम कमेंट देखकर फिर आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।